हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं संस्कृत विभाग का जो एग्ज़ाम होता है आपका 2022 का एग्ज़ाम थी, जो होता है आपका 12 फरवरी 2023 को। उस पेपर का एनालिसिस ग्रुप ए है। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिलेगा। इसी के साथ कलाम के सभी पेपर शेड्यूल वाइज इसी पर मिलेंगे। इसी के साथ ही क्लास टेस्ट जो कलाम की होगी वो पेपर भी आपको पेपर एनालिसिस पॉइंट पर मिलेंगी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है ताकि सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। साथ ही फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस हमने कलाम शशांक के नाम से एक ग्रुप बनाया, जिसका लिंक ऊपर हमने अदर 3 लिंक में दिया हुआ है कलाम शशांक नाम से। उसमें सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का पूरा मीटर कलाम का डाला हुआ है। आपको जरूरत हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था। यह करवाया था आपकी डूंगरजी जवाहर जी ने, या सेठ अमरचंद भाटिया ने, या कुंवर दीप सिंह ने, या महाराजा मान सिंह ने। तो किसने करवाया था आपके सेठ अमरचंद भाटिया ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। कहाँ के मुनीम थे ये? ग्वालियर के मुनीम थे। ग्वालियर है वहाँ के कहते हैं मुनीम थे। राजस्थान से किसी संबंधित हुए? अमरचंद भाटिया के जो पिताजी थे वो बीकानेर से थे। बीकानेर से थे अपने, और बीकानेर से जाकर वो कहाँ बन गए आपके ग्वालियर में, वहाँ के राजघराने के मुनीम बन गए। तो वहीं से हो गए। इनको क्या कहा जाता है राजस्थान का? प्रथम मंगल पांडे। राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है, मंगल पांडे। और प्रथम भामाशाह भी कहा जाता है इनको, प्रथम भामाशाह। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन आया आपका, देखो तात्या टोपे। तात्या टोपे का संबंध के बारे में हमने एग्जाम में क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर। तात्या टोपे का एक तो ये पूछा जाता है कि इनको फांसी कब दी गई थी। इनको फांसी दी गई थी आपकी 18 अप्रैल 1859 को। ठीक है, इनका स्मारक है आपका सीकर के अंदर है। तात्या टोपे का स्मारक है वो कहाँ पर है? सीकर में है। दूसरी चीज़ पूछी जाती है, इसकी फांसी का विरोध किसने किया था? जो आपका मेवाड़ है उसके पॉलिटिकल एजेंट थे, कौन थे? मेजर सावर्स ने इनकी फांसी का विरोध किया था। इनके साथ विश्वासघात किसने किया था? वो मान सिंह नरूका थे, नरवर के मान सिंह नरूका ने। ठीक है, डूंगरजी जवाहर जी ये अंग्रेजों को लूटा करते थे और गरीबों को धन बांट दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। फतेह किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार तक पहुंचाया? वो था समाचार पत्र आपका प्रताप, कानपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? कानपुर से। और इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, फिर बात आपका झारखंड से होता था। राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी की शुरुआत विजय सिंह फतिक ने की थी। विजय सिंह फतिक कब की थी? 1919 में, जब वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। वर्धा मुंबई में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना के साथ की थी। नवीन राजस्थान अपने ये राजस्थान केसरी का ही भाग था। जब राजस्थान केसरी समाप्त हो गया फिर तरुण राजस्थान आया। तरुण राजस्थान के बाद नवीन राजस्थान आया। तो इसके थे आपके जो जय नारायण व्यास थे संपादक, अजमेर से प्रकाशित था ये। और जय नारायण व्यास। तरुण राजस्थान के कौन थे? राम नारायण चौधरी। और राजस्थान केसरी के कौन थे? आपके विजय सिंह फतिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला की स्थापना की थी? ये की थी आपकी 1907 में। किसने? सर्व हितकारिणी सभा ने चूरू में। और किसने की थी? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने। स्वामी गोपाल दास ने की थी इसकी स्थापना। गोपाल दास। ठीक है, और पुत्री के लिए पुत्री पाठशाला की स्थापना की थी। कन्याओं की शिक्षा के लिए इन्होंने पुत्री पाठशाला चूरू के अंदर। ठीक है, ये किस रियासत के अंदर आते थे उस टाइम? बीकानेर रियासत के अंदर आता था चूरू। बी के ऊपर मात्रा बड़ी आएगी भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। बिलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने, विजय सिंह फतिक ने, या सीताराम दास ने। तो किसने की थी? गोविंद गुरु ने। कौन सा आंदोलन चलाया था आपका? भगत आंदोलन चलाया था। इसके साथ ही 1883 में इन्होंने संत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था आपका? एक आंदोलन से संबंधित था।
ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक के आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। साथ में इनका जो क्षेत्र है झाड़ोल क्षेत्र, ये भी पूछा जा चुका है। इन दोनों का जन्म स्थान भी याद कर लेना, जन्म स्थान भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। विजय सिंह पत्तिक और सीताराम दास दोनों का संबंध किससे था? आपका बिजोलिया के सन आंदोलन से था। बिजोलिया के सन आंदोलन से था। पहले सीताराम दास ने नेतृत्व किया था, फिर किसने किया था? आपका विजय सिंह पत्तिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5 क्या आपका। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया था। मध्य प्रदेश को, बम्बई को, गुजरात और राजस्थान को। तो किसको सौंपा था? आपके 5 में आंसर हो जाएगा 2 बम्बई को। ठीक है। फिर आपका 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण पुनर्गठन के समय इनको पुनः राजस्थान में मिला दिया गया। किसको? सिरोही को आपके। और योगदान किसका रहा था? आपका गोकुल भाई भट्ट का। गोकुल भाई भट्ट। तीनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भट्ट के योगदान किसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। रेखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में किस लोक देवता से संबंधित है? बाबूजी से, तेजाजी से, मल्लिनाथ जी से, रामदेव जी से। तो 6 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? रामदेव जी से। तो ब्यावले किसे कहा जाता है? राजस्थान जो रामदेव जी के भजन है उनको ब्यावले कहा जाता है। रेखिया भक्त को कहा जाता है, रामदेव जी को। नेजा इनकी ध्वजा है, ध्वज रामदेव जी की। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो निर्जनी संप्रदाय से हरिदास जी आपका सम्मिलित है। गुद्दड़ संप्रदाय से आपके नवलदास जी नहीं है। नवलदासी का कौन सा संप्रदाय था? आपका नवलदासी संप्रदाय था। नवलदासी संप्रदाय था। तो असत्य पूछा तो असत्य तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। अल्खनीय समुदाय लालगिरी थे। इनके जन्म तो चूरू में हुआ था, लेकिन इनकी मुख्य पीठ कहाँ? आपकी बीकानेर में। संत निष्कलंक मावजी ने चलाया था। संत मावजी के चौपड़े पूछे जाते। चौपड़ों की रचना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। मणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? मावजी ने की थी। ठीक है। हरिदास जी जो राजस्थान के वाल्मीकि है, राजस्थान के वाल्मीकि, इनकी रचना पूछी जाती है मंत्र राज प्रकाश। बार बार एग्जाम में आती है। मंत्र राज प्रकाश किसकी रचना थी? आपकी हरिदास जी की थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। झाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, बीकानेर में। तो 8 में आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोटा के अंदर। तो झाला हवेली आपकी कोटा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित है आपकी बीकानेर राज्य से, किशनगढ़ राज्य से, जयपुर राज्य से, जोधपुर राज्य से। जो आपका मोहम्मद शाह है ना, वो किससे संबंधित है? आपके जयपुर राज्य से संबंधित है। और इसके अलावा एक साहिब राम, ये भी बार बार पूछा जाता है। जोधपुर से ये पूछा जाता है। रागमाला सेठ का स्थापना किसने की थी? रागमाला सेठ। जो पाली के थे आपके वीर जी या विठल दास जी। देखो वी बढ़ाएगा ना, वीर जी या विठल दास जी। एग्जाम पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। और एक जो नसीरुद्दीन था, उन्होंने किसने की थी? चावन चित्ता शैली में। नसीरुद्दीन, इन्होंने रागमाला सेठ का चित्रांकन किया था आपका चावन चित्ता शैली के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या है आपका। गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति मनाया जाता है? देखो उल्लंखा की या मल्लुखा की, गुड़लेखा की या राव सातल की। 10 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? राव सातल। राव सातल थे। इन्होंने अपने राज्य की बालिकाओं को किससे छुड़ाया था? बालिकाओं को उठा के ले गया था कौन? गुड़लेखा। ठीक है। इनसे राव सातल ने क्या किया? युद्ध किया। युद्ध में राव सातल की वीरगति को प्राप्त हुए। इसकी याद में क्या मनाया जाती है? वहाँ पर मारवाड़ के अंदर गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। जो सिर पर मटका रखता है, उसमें दीप जला जाता है और तेल मांगने के लिए महिला जाती हैं, ये रस्म होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? कौन सा त्योहार है जो आपको भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है? तो देखिए गोका नवमी भाद्रपद में मनाया जाता है। अनंत चतुर्थी भी भाद्रपद में मनाई जाती है। आंवला नवमी भाद्रपद में नहीं मनाई जाती है। और शरद पूर्णिमा भी आपकी आपके आश्विन माह में मनाई जाती है। तो देखो सी और डी नहीं मनाया जाता। तो सी और डी कौन सी में ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। आंवला नवमी कब मनाई जाती है? कार्तिक माह में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? आपकी कार्तिक माह में। कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी लिख देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्या है आपका। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के सवार करते हैं? गैर में, गिद्दड़ में, चंग में, डांडिया में। तो 12 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गिद्दड़ नृत्य के अंदर।
गिद्धर नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? आपका शेखावाटी के क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और कब किया जाता है? ये होली के दिनों में किया जाता है। ठीक है। गेय नृत्य आपका बिल्लों से संबंधित है। और चंग नृत्य किससे संबंधित है? गुर्जर समुदाय से संबंधित है। डांडिया आपका गुजरात का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर देखो 13 क्या है आपका? तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा देश में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, गला में पहना जाता है, या हाथ में या पैर में। 13 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका गले के अंदर पहना जाता है। गले को वक्स भी ऑप्शन में आ सकता है, वक्स में भी पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या है आपका? 14 वस्त्र रंगने की मल्लगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? जो मल्लगिरी पद्धति है उसमें किस रंग की प्रधानता होती है? आपकी काला रंग की, भूरा रंग की, नीला रंग की या पीला रंग की? तो 14 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूरा रंग की आपकी प्रधानता रहती है मल्लगिरी पद्धति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर चीफ मार्शल कौन रह चुके हैं आपके? वसंतराव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद। तो देखो 15 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ओपी मेहरा। रघुकुल तिलक भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रकाशित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 में नहीं है, 213 के अंदर है। तो असत्य पूछा तो असत्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ही आपका असत्य हो जाएगा। 123 के तहत कौन अध्यादेश जारी करता है? आपका राष्ट्रपति। आपका राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है। कुछ देखो, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में और राष्ट्रपति की इसमें आपकी प्रेसिडेंट की अनुच्छेद 72 के अंदर है। राज्यपाल की सीमित है, राष्ट्रपति आपकी फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन से करता है? अनुच्छेद 75 के तहत। और राष्ट्रपति किसके तहत करता है? अनुच्छेद 75 के तहत। दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करता है अनुच्छेद 174 के तहत। और वो किस करता है? अनुच्छेद अभिभाषण देता है अनुच्छेद 87 के तहत। प्रेसिडेंट आपके हमारे राष्ट्रपति। तो आपका असत्य क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 देखिए, 17 का नाम है। राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से वह उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा? राज्यपाल का, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव या संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री। तो 17 में आपका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की सलाह पर आवंटित करेगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनः विचार के लिए लौटाने जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने की अधिकृत है। देखो किस अनुच्छेद के तहत लौटाता है? ये अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है। और अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति उसके जो अनुमोदन है उस पर स्वीकृति प्रदान कर सकता है। तो विधानसभा अध्यक्ष के, नेता प्रतिपक्ष के, मुख्यमंत्री के, मुख्य सचेतक के। तो 18 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष के। यदि पुनः विचार कर दोबारा लौटा दिया जाए तो राज्यपाल पुनः वापस नहीं लौटा सकता, उनको निर्णय लेना ही पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का पहचान कीजिए। चलो मुख्य सचिव के बारे में जानते हैं। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? आपको ये पता होना चाहिए। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? आपका सीएम करता है। ठीक है। और ये त्यागपत्र भी किसको देता है? सीएम को ही देता है। और सीएम का विश्वास पत्र होना चाहिए। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? आपके सुधांशु पंत। ठीक है। कितनी महिलाएं मुख्य सचिव बन सकती है? 2 बन चुकी है। तो उषा शर्मा। उषा शर्मा से पहले कौन थी? आपकी खुशहाल सिंह या कुशल सिंह। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कथन देखो अब, मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। तो ये आपका सत्य कथन है। राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को ही मुख्य सचिव नहीं, वरिष्ठ अधिकारी को नहीं मुख्य सचिव जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री का पत्र होना चाहिए, वो विश्वास पत्र होना चाहिए, उसको नियुक्त किया जाता है। तो आपका केवल यही सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका 19 में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है इसके बारे में निम्नलिखित संबंध में से गलत कथन पूछा हमें। ठीक है, देखो, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये मैंने आपको नया का तब बता दिया गया था कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में लोक सेवा आयोग थे। ये आपका सत्य कथन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 को प्रभाव में आया। ये आपका सत्य कथन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 215 से 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और आवश्यकताओं को उल्लेखन किए गए। ये भी आपका सत्य कथन है। प्रारंभ में आयोग के एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, नहीं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे प्रारंभ में। तो ऐसा तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान में कितने हैं आपके, ये भी याद होना चाहिए आपको। वर्तमान में एक अध्यक्ष है प्लस 7 सदस्य, टोटल 8 सदस्य हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा जो आरपीसी है उसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? आरपीसी की स्थापना हुई थी आपकी 20 अगस्त 1949 को। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इनके? अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, अब शायद कैलाश चंद मीणा होना चाहिए। कैलाश चंद मीणा है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या आपका? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया आपका? वो किया गया आपका धारा 21में, 22में, 23में, 24में या 25में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 24 में किया गया है राजस्थान मानवाधिकार आयोग का। तो गठन कब हुआ था इसका? 1999 राजस्थान मानवाधिकार आयोग का। प्रभाव में कब आया? ये 2000 में। फर्स्ट अध्यक्ष कौन था इसका? कांता भटनागर। फर्स्ट अल्पसंख्यक कौन था? अल्पसंख्यक ये पूछा जाता है, एस सगीर अहमद। एक वर्तमान में कौन है आप? गंगाराम मूलचंदानी। वर्तमान में कौन है इनके? गंगाराम मूलचंदानी अध्यक्ष है। एक क्वेश्चन पूछा था मानवाधिकार आयोग का जो महानिरीक्षक रैंक का अधिकारी होता है, निरीक्षक रैंक का अधिकारी होता है, उसका खुद का आयोग होता है, उसका जो अधिकारी होता है वो महानिरीक्षक रैंक का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानवाधिकार आयोग में अब तक 2 बार संशोधन हो चुका है, 2006 में और 2019 में। 2019 के बाद अन्य न्यायाधीश भी क्या बन सकते हैं? इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। इनसे पहले जो गोपाल कृष्ण स्वामी क्या था? गोपाल कृष्ण व्यास थे स्वामी, गोपाल कृष्ण जी थे, ये बता देता हूँ। गोपाल कृष्ण जी थे, नाम तो याद है ही। तो गोपाल कृष्ण जी थे, वो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की? 1953 में, 1954 में, 1952 या 1973 में। तो आंसर क्या हो जाएगा 22 में आपका? 22 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1953 के अंदर पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। वर्तमान में कौन सा लागू है आपका? पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू है। ठीक है, और कौन से संविधान संशोधन हुआ था जिसे अनुच्छेद 243 ACO में जोड़ा गया? वो जोड़ा गया था आपका भाग 9 में, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। ठीक है, और इसमें कार्य कितने दिए गए पंचायती राज को? 25 कार्य दिए गए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट बार पंचायती राज के चुनाव कब हुए थे? 1960 के अंदर हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, साथ में इनकी समितियाँ पूछी जाती हैं। ग्राम सेवक का पद कौन सी समिति के तहत हुआ था? 1973 में गिरधारीलाल व्यास समिति के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखो 23 क्या आपका, ताकि पूरा रिवीजन हो सके एग्जाम से पहले, इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ इसमें। इस पेपर में यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक को अनुमति देगा। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस पर सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, पहली बात तो ये हो जाएगी। किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। कौन से अनुच्छेद में रखेगा? ये 201 के अंदर या 200 के अंदर? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप आंसर कमेंट में देना अलग अलग करके। किन किन को मालूम है ये पता चल जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो राजस्थान विधानसभा है उसके विकल्प में कौन सा संबंध आपका सही नहीं है, ये आपको बताना है। ये एक
सदनीय व्यवस्थापिका है, ये आपका सत्य कथन है। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है। तो देखो राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें आपकी विधानसभा है राजस्थान की, उसमें टोटल सीटें आपकी 200, ये भी आपको याद होना चाहिए। लोकसभा कितनी है 25, लोकसभा 25 और राज्यसभा कितनी है आपकी 10, ठीक है। इन 200 में से आपको पूछा गया था अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जनजाति है आपकी जनजाति, तो जनजाति कितनी है आपकी 25 है, 23 नहीं है, कितनी है 25, इसलिए गलत हो गया। और जो अनुसूचित जाति है आपकी अनुसूचित जाति, इसकी कितनी है आपकी 34 सीटें हैं, न कि 32 सीटें, तो इसलिए गलत हो गया ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन देखिए 1952 पहली बार इसका गठन हुआ, ये भी आपका सत्य कथन है। राजस्थान विधानसभा कुल संख्या 200 है, ये भी आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम में फाइनल में निम्नलिखित में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो 25 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था आपका। क्वेश्चन नंबर देखो 26, करंट के क्वेश्चन है थोड़े। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें ध्यान देना है, कौन सा 36वें संस्करण के संदर्भ में राजस्थान के कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया, 26 में नहीं 12 स्थान प्राप्त नहीं किया। राजस्थान ने 13 स्वर्ण और 15 रजत और 21 कांस्य जीते, नहीं जीते। सही विकल्प चुनता है, दोनों को सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वर्तमान ओलंपिक या वाला याद रखना, ओलंपिक से क्वेश्चन पक्का आएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो राजस्थान पूछे तो या तो जैसलमेर में आएगा, नहीं बीकानेर में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो बीकानेर नहीं है तो जैसलमेर ऑप्शन में, जैसलमेर और बीकानेर में ज़्यादातर परीक्षण होते हैं आपके, जैसलमेर और बीकानेर, क्योंकि यही 2 एरिया है जहाँ पर परीक्षण करने की सुविधाएं उपलब्ध है उनको। और ऐसे यदि किसको याद ना हो तो मतलब तुक्का मारना चाहता है, तो ऐसे क्वेश्चनों पर ऐसे मानना चाहिए कि ज़्यादातर जैसलमेर में होते हैं, ज़्यादातर तो जैसलमेर में होते हैं, फिर बीकानेर में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजन स्थापित किया जाएगा, गुडामालानी में, पंचभद्रा में, काकानी में या बोरा नाडा में, तो आंसर क्या हो जाएगा 28 में, ऑप्शन नंबर 2 पंचभद्रा में। पंचभद्रा का आपका बाड़मेर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है हमें, चलो ध्यान से पढ़ते हैं। 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर, देखो ये आ गया 17 करोड़ है। राजस्थान ने GSVA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि 28.85% योगदान में 26.34% और सेवा में 44.81% रहा, ये भी आपका सत्य है, तो दोनों का कथन सत्य है, तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वर्तमान आपको 2022 और 2023 में 2023-24 या 2022-23 और 2023-24 वाला याद करना है आपको, ठीक है। दोनों पीछे वाला भी पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं, दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं, कितने परसेंट वृद्धि हुई, कितने परसेंट कमी, 2-3 फैक्ट आंकड़े हैं, दोनों याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, गाजी खान बन्ना को लोक संगीत के लिए एक नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वे निम्नलिखित में किससे संबंधित थे, खड़ताल से, पंगी से, रावण हत्या से, अलकोजा से, तो 30 में देखो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 2022 में एग्जाम हुआ है, 23 में कब 12 फरवरी को, और क्वेश्चन पूछा है कि नाटक अकादमी 2018 से, तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो ऐसे जो पुरस्कार वगैरह मिले, जयपुर रंगमंच के, मारवाड़ पुरस्कार, ऐसे जो 2 या 3 पेजों में आ जाते हैं पुरस्कार, इतने नहीं है, उनकी जो कीर्ति है वो भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यदि यहाँ से पढ़ता है तो। क्वेश्चन नंबर देखो 31, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है, किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय या राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक या राजस्थान राज्य महिला आयोग, तो 31 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा महिला निधि की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 आपका कोड दिया हुआ है, और छोटा करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है हो जाएगा इतना। परियोजनाओं के नाम और उनकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित
का मिलान करें और नीचे दी गई कुटुंब का सही उत्तर का चयन करना है। देखो परियोजना का नाम दे रखा है और पोषण एजेंसी दे रखी है वित्त पोषण एजेंसी। तो देखो क्या हो जाएगा 32 में राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति फ्लोरोसिस चरण सेकंड। तो क्या होगा आपका जिक्का, जिक्का क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, इसके लिए वित्त पोषण की एजेंसी कौन सी है आपकी, विश्व बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, सभी चारों के चारों इंपॉर्टेंट है आपके। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, तो इसके कौन है आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीपी। मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक एनबीडीसी आपकी वित्त पोषण एजेंसी है। तो चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, एक एक का भी पूछ सकते हैं। कौन सी एजेंसी ग्रामीण जलपूर्ति फ्लोरिशन के लिए चम वित्त पोषण करती है, या राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड के लिए कौन सी एजेंसी वित्त पोषण करती है। तो ये आपकी सभी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 32 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ये पूछा है कौन सा एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जिला देखो दे रखा है अलवर, अलवर उत्पाद कौन सा दे रखा है प्याज, सही है आपका। अजमेर से गुलाब, डूंगरपुर से आम, जयपुर से नींबू नहीं है। तो सम्मिलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सम्मिलित नहीं है आपका। तो फिर जयपुर से क्या आपकी मूंगफली, मूंगफली उत्पाद वस्तु क्या है मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राजस्थान विद्युत वाहन समिति REVP 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विकल्प गलत है, आपका विकल्प देखना है। राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई। यह आपका सत्य कथन है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन बेचे गए। ये भी आपका सत्य कथन है। सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास और सुगम बनाने के लिए कुशल और जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया। यह भी सत्य कथन है। RIVP 2022 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी नहीं, यह आपका गलत कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये योजना है, ये योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब अधिसूचित की गई थी, यह अधिसूचित की गई थी आपकी 31 अगस्त 2022 को। ठीक है, और ये प्रभावी कब हुई आपकी, प्रभावी हो गई थी आपकी 1 सितंबर 2022 को, 1 सितंबर 2022 से। तो आंसर क्या हो गया आपका, गलत कब पूछा था ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम का सुव्यवस्थित है। जो आकार के अनुसार आपको बता दिया सातों महाद्वीपों का कौन सा आकार के अनुसार। तो फिर देखिए 35 में देखो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में देखो दक्षिण, देखो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, फिर यूरोप नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। अफ्रीका, अफ्रीका से पहले फिर दक्षिण अमेरिका नहीं उत्तरी अमेरिका आएगा, ये गलत हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, आर्टिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यूरोप बाद में आएगा अंटार्कटिका से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 36वां, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रतिचक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण है। डोल ड्रम के, अश्व अक्षांश के, व्यापारिक पवन पेटी की या दूरी पवन पेटी की। 36 में आपका आंसर क्या हो जाएगा अश्व अक्षांश के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, 7-8 क्वेश्चन पहले रिपीट हो चुकी है, मैंने बताना भूल गया। क्वेश्चन नंबर देखो 37 क्या आपका, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है। मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की, बॉन कन्वेंशन 1979 की, रियो समिट 1992 की। तो 37 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की, जो वर्तमान में 2024 है। उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी हमारी भूमि हमारा भविष्य।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला देश है? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। तो 38 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आपका, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में निम्न नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कुटों का सही उत्तर चुनना है। चलो उत्तर चुनते से, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है, यह आपका सत्य कथन है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, ये भी आपकी सत्य कथन है। एशिया के अंदर कितनी प्रतिशत जनसंख्या? आपकी 60% जनसंख्या है। तो एक और दो दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार से विभक्त करती है? वो महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। तो 40 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी तेलंगाना पठार को रायलसीमा पठार से क्या करती है? आपकी अलग करती है। ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदियां पूछी जाती हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सारे वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक संरंगता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाती है भांबर, तराई, धांध या दोहरास। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भांबर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? कौन सा कारक है जो भारत में मानसून को प्रबल बनाता है? तो देखिए, जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित हो नहीं, मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है नहीं, तो प्रबल बनाता है ये पूछा था आपको। या अप्रैल मई में जंजीबार के निकट पूर्वी अफ्रीका तट पर भारी वर्षा होती है, या मई माह में उत्तरी हिमालय प्रदेश में भारी हिमपात होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 42 में मार्च अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन या अल्पाइन वन। 43 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पर्वतीय वर्षा वन पाए जाते हैं कितनी? 1500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। ठीक है, इन वनों का प्रकार देख लेना, इनके उपनाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, उपनाम वो देख लेना, और कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं, कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैले हुए हैं वो पूछा जाता है, वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर कुछ विशेष पेड़ है पौधे उनके नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखो, सुबनगिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जो सुबनगिरी है, तो पहले तो ये बताओ मुझे, सुबनगिरी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र किन किन नदियों में बहती है? तो तमिलनाडु में नहीं बहती, तो 44 तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और सुबनगिरी कहाँ मिलती है? आपकी अरुणाचल प्रदेश में मिलती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? कौन सा कथन है राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? इस योजना के उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना, यह आपका सत्य कथन है। 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। 1500 मंडियों को एकीकृत नहीं किया गया, तो केवल सही उत्तर जानना था आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर आपका। जो इनाम योजना आपकी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी इसकी 14 अप्रैल आपकी 2016 को, 2016 को। और देखो वर्तमान में ना, वर्तमान में कितनी मंडियों को एकीकृत कर चुके हैं? आपके 1389 मंडियों को। ठीक है, ठीक है, ठीक। ये अपने 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ये आपका प्लेटफॉर्म है जो आपका इनाम प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 46, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान की सूचीबद्ध थी?
लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, सोना और अन्य कीमती धातु आभूषण। तो 46 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 पेट्रोलियम उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? पहला तो कौन सा आपका कृषि है, दूसरा कौन सा है? सूचना तकनीकी क्षेत्र, वस्त्र या कपड़ा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। तो 47 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वस्त्र या कपड़ा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एपीएमसी अधिनियम का संबंध है भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से, भारत में कृषि को ऊर्जा की उपलब्धता से, भारत में कृषि को संस्थागत साख से, भारत में कृषि की सूचना पोर्टल से। तो 48 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगों का जीवीका हिस्सा था। तो 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगों का जीवीए है हिस्सा था 18%, 13%, 25% या 33.08%। तो 49 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 33.08%। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोष, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? डॉक्टर एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाल गंगाधर तिलक ने आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है के सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कौन से अधिनियम को कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके 1919 के अधिनियम को या अधिनियम को, 1919 अधिनियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 51, आपके दो अधिनियम है 1919 1935, दोनों को याद कर लेना, 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं वहां से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित पुनर्गठन किया गया था? आपका संघीय लोक सेवा आयोग या संघीय न्यायालय, सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो बताओ कौन से किया गया था? आपका एरो दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1926 में। ठीक है। कौन से अधिनियम में पहले बार वर्णन किया गया था संघ लोक सेवा आयोग का? 1919 में। और कौन सा कमीशन था? आपका ली कमीशन था। समिति थी वो कौन सी थी? आपकी ली कमीशन की सिफारिश पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखो 52, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे। कौन कौन से रंग शामिल थे? आपके तिरंगा में कौन कौन से हैं? लाल, हरा और सफेद। सिर्फ अशोक चक्र नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका लाल, हरा और सफेद। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? जो निवारक निरोध अधिनियम है वो किया गया था आपका 1950 में, 1991 या 1992 या 1953 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1950 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय के से पूर्व स्वीकृति ली जाती है और अधिकतम 90 दिन तक उन्हें न्यायालय में पेश करने की अनुमति होती है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करो। जो भारत का संविधान है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रमाणित मात्र के प्रति दया भाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, इनमें से किनका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? यानी 51 क्या अनुच्छेद यानी मूल कर्तव्य के बारे में पूछा है आपको। तो कौन कौन इसका देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कल बताया था मैंने, पेपर एनालिसिस किया था, ह्यूमन 8 में किया गया है। प्रमाणित दयाभाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, उत्कर्ष कौन से में था? 10 में। 10वां मूल कर्तव्य कौन सा है? उत्कर्ष वाला है आपका। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, पहला भी है आपका, दूसरा भी है आपका, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। 10 का 11 है, 11 का क्रम याद कर लेना, क्रम से याद हो जाना चाहिए, कुछ शब्दों से पकड़कर। ऐसे नहीं कि क्रम पूछते हैं आजकल एग्जाम में तो उनको शब्दों से पकड़ के याद रखना, या कुछ ट्रिक बना के, जैसे D फॉर डिफेंस यानी
51 जो क्या है उसका 4 क्या है, डिफेंस एंड रक्षा क्षेत्र है। B4 बापू, ये बापू से मतलब आपके जो आंदोलन थे उनसे संबंधित यानी आंदोलन से प्रेरित होना, तो ये आपके 51 के 2 के अंदर है। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, इनकी सम्मान करना, ये क्या आपके 1 के अंदर है। ठीक है, तो इसी प्रकार से याद कर लेना जो जिससे मैंने याद किए। जो मूल करते हुए आपका ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया था। आपको सर्वन सिंह समिति थी आपकी, ये भी पूछा जा चुका है, जिसमें 10 जोड़े गए थे। और 11वां आपका 86वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2002 में जोड़ा गया था। उस टाइम में आपकी इंदिरा गांधी नहीं थी, कौन था आपके, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। और किससे संबंधित था, ये शिक्षा के संबंधित जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था? 38, 39 के 40 या 44? तो आंसर क्या हो जाएगा 55 में? ऑप्शन नंबर 39 का। ये राजीव गांधी के समय किया गया था। इसमें क्या था, आपको जिला स्तर पर क्या मिल जाएगा, आपको वकील मिल जाएगा। जो जिला स्तर है उस पर गवर्नमेंट जो जिसके पास वकील करने की हिम्मत ना हो उनको क्या मिलता है, फ्री के अंदर वकील मिलता है। फ्री के अंदर गवर्नमेंट सरकारी वकील मिलता है, वो मिल जाता है उसको। यदि संविधान वगैरह अच्छे का जानकार है तो कोर्ट में केस बनने की जरूरत नहीं है, आपको वकील गवर्नमेंट उपलब्ध करवाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जो आपकी मंत्रिपरिषद है उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, तो करते हुए विचार। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या उपमंत्री हो, ये आपका सत्य कथन है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख और निकारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, ये भी आपका सत्य कथन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ए और दो दोनों सत्य हैं। कैबिनेट मंत्री में केवल कैबिनेट मंडल होता है ना, उसमें केवल प्रधानमंत्री और आपके जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री वही शामिल होते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद में सभी शामिल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 57। निम्नलिखित कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो ये क्वेश्चन इस बार राज्यसभा के सदस्य इंपॉर्टेंट होता जा रहा है बराबर में। अभी फर्स्ट ग्रेड जो आपका संसद विभाग का हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें भी पूछा गया था कौन सा, जिसमें इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों थे। तो वो था नेता के, राज्यसभा के नेता के रूप में कौन नहीं थे? तो देखो राज्यसभा का नेता कभी भी इंदिरा गांधी नहीं रही। ठीक है, और मोदी भी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। लेकिन उस क्वेश्चन में किस हिसाब से पूछा गया है उसका अभी आरपीएससी जो नहीं आपकी फाइनल आंसर की निकालेगी उसमें पता चलेगा कौन सा उसका ऑप्शन सही है। क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि जो नेता होता है, जैसे राज्यसभा का नेता और विधानसभा का नेता होता है ना, और लोकसभा का, वो आपका पीएम बनता है। लेकिन राज्यसभा के नेता अलग अलग भी हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो अब तो ये देखो इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। एस टी देवगौड़ा नहीं थे आपकी, गुजराल भी थे, और मनमोहन सिंह भी सदस्य थे राज्यसभा की। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जो आपका दल है संबंधित राजनीतिक दल और दबाव समूह, तो देखो कौन सा नहीं है इसमें संबंधित। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है, आपका सत्य कथन है। इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, ये भी आपका सत्य कथन है। हिंद मजदूर से भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, भारतीय जनता दल ही है भारतीय जनता पार्टी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है। मार्क्सवादी पार्टी इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो अध्यक्ष थे उनका देहांत हो गया था, इस चक्कर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है काफ़ी लंबे समय के बाद, कारण से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आपका। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? जो राष्ट्रपति चुनाव है उसकी अधिसूचना निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? आपकी निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से 60 दिन पूर्व अवधि में किसी एक दिन, जो 60 दिन पूर्व है उससे में किसी एक दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। 60 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1920 के अंदर स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार में बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? देखो समूह 4 के सदस्य कौन कौन से हैं आपको ये बताना है आपको। देखो ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है। तो ऊपर के चारों है, इटली भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, दक्षिण अमेरिका भी, अफ्रीका भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्ड टाइजेशन शब्दावली की निम्नलिखित किसने गढ़ा? नाओमी क्लेन ने, जॉर्ज रिटजन ने, उल्रिक बैंक ने या रॉबर्ट डायल ने? तो 62 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जॉर्ज रिटजन ने। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? G20 सम्मेलन, G20 आप याद रखना। वर्तमान में G20 से काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। G20 पूरा देख लेना। 63 में देखो, G77 15 जून 1970 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। तो जिनेवा में स्थापित नहीं किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका आंसर हो जाएगा। तो जो आपका G77 है, इसकी स्थापना हुई थी देखो 15 जून 1976 को नहीं हुई थी, 1964 को हुई थी। कब हुई थी? 1964 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 15 जून 1964 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। तो ये गलत था आपका। नेक्स्ट और जान लो, 2 ऑप्शन क्या है देखो। G77 संयुक्त राष्ट्र विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिणी के देशों को अपनी सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। ये भी आपका सत्य कथन है। वर्तमान में G77 के 134 सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। क्यूबा को 2023 के लिए G77 प्लस चीन की अध्यक्षता में के लिए चुना गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 64 क्या है आपका। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। जो कथन दिए गए उनको ध्यान से पढ़ना है। तो भाई पढ़ेंगे। कथन 1 देखो क्या दे रखा है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो ये आपका सत्य कथन है। 2 महासचिवों कोफी अनान और डेग हेमरस्कोल्ट को उनके नाम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। ये भी आपका सत्य कथन है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। ये भी आपका सत्य कथन है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो तीनों सत्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए कुटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में पर्वत दे रखे हैं और सूची सेकंड में आपकी जिले दे रखे हैं। तो देखिए 65 में डोरा पर्वत आपका जालौर में बार बार रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट है डोरा पर्वत। हर्ष पहाड़िया देखो, हर्ष पहाड़िया आपकी सीकर में है। कमली घाटी आपकी राजसमंद में, कमली घाटी आपकी राजसमंद में है। आथीनाल आपका उदयपुर में है और हर्ष पहाड़िया आपकी सीकर में है। तो आंसर क्या हो जाएगा 65 में? 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 66। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों को सम्मिलित कीजिए। जलवायु प्रदेश दे रखे और उनसे जिलों को सम्मिलित करना है। तो राजस्थान को सामान्य भाग से कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है और ये दिए हुए हैं 5 आपके 4 तो दिए हुए हैं, एक और है। देखो फर्स्ट एक दे रखा शुष्क कौन से प्रदेश में पाया जाता है आपका? जैसलमेर वगैरह में। ठीक है। अशुष्क प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है आपकी? वो पाई जाती है चूरू आपकी सीकर वगैरह आदि में। उपादर आपकी अलवर में, तो अलवर का या झालावाड़ में। तो देखो क्या हो जाएगा? अलवर में उपादर। आदर सबसे ज़्यादा दक्षिण के अंदर, झालावाड़ डूंगरपुर के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, CDAB। और देखो व्यक्तिगत रूप में इन्होंने कोपेन वह थानवेट ने बांटा था। कितने भागों में बांटा था इन्होंने? 4 भागों में। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का सही कथन चुनना है हमें। चलो सही कथन चुनते हुए। लूनी नदी क्रम का अधिकांश उपक्षेत्र राजस्थान में है। यस।
लुनी नदी का अधिकांश क्षेत्र अपचेत्रा और राजस्थान में। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी। खारी नदी आपकी बनास नदी की सहायक नदी है। कौन सी पहाड़ी से निकलती है आपकी खारी नदी? बिजराल की पहाड़ी से, राजसमंद से, आपकी बिजराल की पहाड़ी से। और सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? बनास की। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है आपकी? कौन सी तरफ से पूछ लेते हैं। बाई और की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? आपकी खारी नदी। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। यस, बनास नदी किस नदी से निकलती है? खमनौर की बात है। खमनौर की पहाड़ियों से निकलने के बाद कहाँ से जाती है? देखो, खमनौर राजसमंद में, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में आपकी खंडार नामक तहसील में किसमें मिल जाती है? आपकी चंबल के अंदर मिल जाती है। और इधर से सिप आती है। और कौन सा? आपके रामेश्वर में आपका त्रिवेणी संगम बनाती है। और सर्वाधिक त्रिवेणी संगम आपकी बनास के अंदर ही है। कौन कौन से? तो बिगोद में है, राजमहल में है, और रामेश्वर में हो गया, एक और है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, तीनों सही है तो तीनों कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो दिवेर से कौन सी नदी निकलती है? आपकी कोटारी नदी निकलती है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट नदी है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। खारी नदी पर अजमेर में कौन सा बांध है? ये पूछा जाता है आपका, नारायण सागर बांध है, नारायण सागर बांध। और खारी नदी के किनारे कौन कौन से शहर है आपके भीलवाड़ा के, जो आपकी सूती वस्त्र उद्योग में काम में आते हैं? तो वो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीसी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 68 क्या है आपका? क्वेश्चनों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए था नीचे दिए गए कुटुओं का सही उत्तर। देखो, हमें कथन दिए हैं, उनके नीचे दिए सी कुटुओं का चयन करना है। तो करते हैं। देखो, लोहा लोही बकरी की नस्ल है। जो लोही है आपकी बकरी की एक नस्ल है, ये आपका सत्य कथन है। गुड़ा एक भैंस की नस्ल नहीं है। जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है, ऊँट की एक नस्ल है। तो आपकी क्या हो जाएगा? ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पूछ ले कि गुड्डा क्या है? देखो, गुड्डा है ना, गुड्डा एक गांव है। और वो गांव कहाँ है आपका? बाड़मेर के अंदर। वहाँ से किस नस्ल की जो गाय की नस्ल है आपकी? कौन सी? थारपारकर। थारपारकर गाय है, इसकी उत्पत्ति हुई थी आपकी गुड्डा गांव से, बाड़मेर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 69 क्या है आपका? निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन के में अग्रणी है? जो राजस्थान के कौन से जिले हैं वो सरसों उत्पादन में अग्रणी है आपके? भरतपुर, अलवर और गंगानगर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लोहागढ़ जिला किला अवस्थित है। जो लोहागढ़ किला है, जैसलमेर में, भरतपुर में, अजमेर में, बीकानेर में। 17 में आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 भरतपुर के अंदर है। बीकानेर में क्या आपका? लालगढ़ है। और इसमें जो तोप है वो पूछी जाती है कौन सी? हुंकार कार तोप। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। किस दुर्ग में? आपकी लोहगढ़ दुर्ग में स्थित है, भरतपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जैसलमेर में आपका सोनार किला है ही। और अजमेर में आपका तारागढ़ पूछा जाता है, बार बार एग्जाम पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दशक 2001-2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? कौन सा जिला है जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर। तो 11 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बाड़मेर के अंदर। अभी कर लो, अगले साल वापस जनगणना हो रही है तो आंकड़े और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ये सोचो इसी एग्जाम में निकल जाए, वरना अगले वाले तो बहुत ज़्यादा ही याद करने पड़ेंगे। पहरा वना तथा तना विवाह प्रचलित है। जो आपका पहरावना तथा तना विवाह है वो प्रचलित है आपके शासी जनजाति में, बेल जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में या कंजा जनजाति में। तो बेहतर में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ग्रासिया जनजाति के अंदर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1967 में, 1968 में, 1969 में या 1970 में? तो 73 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1967 में। ठीक है, वर्तमान में इसे किसने अधिग्रहण कर लिया? आपके वेदांता ग्रुप ने अधिग्रहण कर लिया है, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, देखो आपके सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले हैं दो ही, उदयपुर और प्रतापगढ़। उदयपुर व प्रतापगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? उदयपुर प्रतापगढ़ कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई बीबी लाल किस योगी ने रही है?
तो बीबी लाल के सहयोगी कौन नहीं रहे भाई? एम डी खरे इनकी सहयोगी थे, के एम श्रीवास्तव भी सहयोगी थे, एस पी जैन भी सहयोगी थे, एस त्रिपाठी आपके सहयोगी नहीं थे। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ए त्रिपाठी का मतलब आपके आलोक त्रिपाठी है। जो आलोक त्रिपाठी है आपकी, आलोक त्रिपाठी है, वो आपकी आर्ट सभ्यता से संबंधित है। किससे? आपकी आर्ट सभ्यता से। ये भी आपको पता होना चाहिए। आलोक त्रिपाठी जी किससे संबंधित है? आर्ट सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आपको, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभ केंद्र किसे माना जाता है? जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसका प्रारंभ केंद्र किसे माना जाता है? तो सभ्यता 4 है, लेकिन क्वेश्चन 4-5 आ रहे हैं आपके। बालाथल को, गणेश्वर को, आड़ को या बैराट को? तो गणेश्वर को। तो चिंतन में आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ताम्र सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। ठीक है। दोहरी पेंचदार पेन कहाँ से मिली? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पेंचदार पेन, पिन, पत्थर के परमाण, ये भी आपकी कहाँ से मिले? आपके गणेश्वर से मिले। आड़ आपकी, आड़ का उपनाम पूछा जाता है दुल्लरगढ़। दुल्लरगढ़ तो गागरों किले का है। धूलकोट नामक आपका टिब्बा है, वहाँ से आड़ प्राप्त हुई है और इसका पूछा जाता है। कौन सी सभ्यता आपकी? ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बालातर आपके सिलेबस में नहीं है। बेराट ये पूछा जाता है कौन सी सभ्यता आपकी? लोह युगीन सभ्यता है। लोह के बारे में किस सभ्यता को पता था? पहले आड़ को, और सॉरी बेराट को। और आड़ में ये पूछा जाता है चावल से परिचित थे नहीं थे? तो चावल से आड़वासी परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए आप, अरबी यात्री का नाम बताइए जिन्होंने महीर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था। तो महीर भोज के समान वृत्तांत किसने प्रस्तुत किया था? सुलेमान ने, शाह आलम नेहरू ने, अल मसूदी अजाब ने, या ओबेदु दुल्ला हुसैनी ने? तो आंसर क्या जाएगा 77 में? ऑप्शन नंबर 1 सुलेमान ने। और जो प्रतिहार वंश की है आकृति कैसी बताई थी इन्होंने? जीप के समान बताई थी, जीप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 78, किस चौहान वंशी शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? जो प्रताप लंकेश्वर की उपाधि है सोमेश्वर ने धारण की थी, पृथ्वीराज से ने धारण की थी, अनुराजन धारण की थी, या विग्रहराज चतुर्थन धारण की थी? तो 78 में आपका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर ने। ठीक है। अनुराज के बारे में इनके कवि पूछे जाते हैं। 2 दरबारी कवि कौन थे? वो पूछे जाते हैं। हुणों का आक्रमण पूछा जाता है, हुणों का आक्रमण के बारे में पूछा जाता है। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ थे, इनके बारे में पूछा जाता है। दिल्ली शिवालिक के रूप पर कौन लिखा था लेख? शिवालिक का विलेख है, दिल्ली शिवालिक का विलेख, उस पर लेख किसने लिखा था? आपके विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। पृथ्वीराज थर्ड है, इनके बारे में आपके तराइन के युद्ध पूछे जाते हैं, जो 1191 और 1192 में हुए थे। और ठीक है, और इनका एक वो पूछा जाता है, परमादिदेव चंदेल को पराजित किया था, चंदेल को 1182 के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका बार बार। क्वेश्चन नंबर देखो 79, देखो 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो जलाउद्दीन खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद खिलजी, या फतेह खान? तो कौन थे आपके? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के 4 आक्रमण पूछे जाते हैं। 1301 वाला रणथंबोर, 1303 और में आपके चित्तौड़, और 1308 में आपका सिवाना, और 1311 में आपका जालौर। ठीक है। ये चारों का क्रम भी पूछा जाता है आपको, इन चारों की डेट भी पूछी जाती है, इन चारों का प्रशासक नियुक्त किसने किया था वो भी पूछा जाता है आपका। ठीक है। रणथंभौर का ज़्यादा पूछा जाता है, किसको किया था? आपके उल्लंघा को किया था, उल्लंघा को। ठीक है। यही इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, उल्लंघा और नुसरत का। तो नुसरत का कहते हैं मारा गया था, नुसरत का मारा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 80, मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय की नियंत्रित किया था? काबुल, बंगाल, बिहार, मालवा? तो 80 में क्या आ जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 बंगाल का। ठीक है। ये मान सिंह को सूबेदारी पूछी जाती है इनकी। बंगाल की कब मिली, बिहार की कब मिली, और काबुल की कब मिली? ठीक है। मालवा की सूबेदारी कभी नहीं की मान सिंह ने। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 81, निम्न में से कौन सी कॉलर वर्ग के नीति विकास के सिद्धांत का स्वीकृति अवस्था नहीं है? देखो कॉलर वर्ग बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको यह होना चाहिए निर्मितवादी नीति विकास का सिद्धांत किसने कॉलर वर्ग दिया था? सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? आपके कॉलर वर्ग ने दिया था। तो कौन सी नहीं है आपकी संबंधित? भूमि संदेह अभिमुखता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत
अभिमुखता आपका संबंधित है। दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता आपके संबंधित है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता संहिता आपकी। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? जो सीखने की है वो कौन सी विशेषता? देखो, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये आपका सत्य कथन है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये भी है। सीखना केवल औपचारिक नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत कथन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता निर्भर होता है, यस जरूर अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है और आपकी परिपक्वता पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने के कौन सा एक प्रकार नहीं है? जो परंपरागत वर्गीकरण है में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? आपका संज्ञानात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम, भावात्मक अधिगम या मनोगत्यात्मक अधिगम। तो 83 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यांत्रिक अधिगम है आपका। जो परंपरागत वर्गीकरण है सीखने में एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? जो अधिगम है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो 84 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 85, यह व्यक्ति उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में है? बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, सृजनात्मकता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तित्व किससे संबंधित है आपकी। क्वेश्चन नंबर देखो 86, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? कौन सा उपागम है जो व्यक्तित्व विकास से व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? आपके शीलगुण उपागम, प्रकार टाइप उपागम, मानवतावादी उपागम या एक तंत्रात्मक उपागम। तो 86 में आपका आंसर हो जाएगा एक तंत्रात्मक उपागम है, वो आपके व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, देखो आरपीएससी जो सेकंड ग्रेड है उसके अंदर देखो साइकोलॉजी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। बाकी आप देखो किस हिसाब से एनालिसिस करते हो, आपके हिसाब से किस हिसाब से एनालिसिस करते हैं आप जाने, लेकिन जिस हिसाब से एनालिसिस मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से आपको एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि इसी हिसाब से आपको जो बेसिक है वो मजबूत होता है और आरपीएससी आसपास के क्वेश्चन पूछती है। कम से कम 70 से 70% का आपको अनुभव होगा जब तक हम 2011 से 2022 तक पेपर का एनालिसिस करें, कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं आप सबको पता चलता है आजकल। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं में अन्य के का सम्मान करना, महत्वाकांक्षा तथा अति उच्च स्तर का होना, व्यवहार में लचीलापन होना। तो 87 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 88 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? जो आपके थॉर्नडाइक मुद्दे हैं तो सामाजिक बुद्धि है आपका, अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि यानी कि शरीर गति की बुद्धि या आंतरिक बुद्धि थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? प्रवाह है, मौलिकता, अभिसारी चिंतन या विस्तारण। तो 89 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अभिसारी चिंतन आपका सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवाह, मौलिकता, विस्तारण तीनों क्वेश्चन किसी में मिल जाएंगे किसी किसी ऑप्शन में, तो ये याद रखना सृजनात्मकता के तत्व है ये। क्वेश्चन नंबर 90 देखो, सृजनात्मकता के परमस्तिक गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता के परिणाम होती है ईश्वर द्वारा प्रदत्त उपहार, दाह्य गोलार्ध की प्रबलता का, बाह्य गोलार्ध की प्रबलता का या परम मस्तिष्क की कमजोरी का। 90 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? दाह्य गोलार्ध की प्रबलता का। क्वेश्चन नंबर देखिए 91, मेस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा की समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताएंगे। इनमें से कौन सा वर्ग मेस्लो द्वारा नहीं बताया गया है? देखो उनके द्वारा उपलब्धि आवश्यकता नहीं बताया गया। बाकी आत्म यथार्थीकरण, आत्मबोध की आवश्यकता बताई गई है, संबंधता व प्यार की अवस्था बताई गई है, सुरक्षा अवस्था बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इनमें से कौन सा एक घटक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का घटक नहीं है, उपलब्धि नहीं है? अभी बताया आपने, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अंतर्निहित आवश्यकता और अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरक है वो, अभिप्रेरणा प्रक्रिया क्या है? घटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, भारत की विविध सांस्कृतिक विभिन्नताओं में से व्यक्तिगत विभिन्नता का मनोवैज्ञानिक
आधार कौन सा है, जो मनोवैज्ञानिक है उसका आधार कौन सा है? बौद्धिक भिन्नता, शैक्षिक स्तर में भिन्नता, भाषाई भिन्नता, आर्थिक स्तर में भिन्नता। तो 93 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बौद्धिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 94। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? जो प्रतिभाशाली बालक है उनके शिक्षण हेतु निम्न से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? योग्यता संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण, उपचारात्मक शिक्षण। 94 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, रुचि गुप्त हुआ अवधान वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का, क्रो एंड क्रो का, गिलफोर्ड का या मैकडूगल का? 95 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये मैकडूगल का कथन है कि रुचि गुप्त हुआ अवधान वह अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। ये आपने मैकडूगल साहब ने कहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 96। अध्यापक के द्वारा शिक्षण विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उपयुक्त अध्यापन विधि का प्रयोग करना। यस, ये आपका तरीका है। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों को ज्ञान के शिक्षण का उपयोग करना। देखो विभिन्न जो अवस्था है उनमें रुचियों का ज्ञान का शिक्षण करवाना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं। कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना ये आपका गलत कथन हो जाएगा, ये उपयुक्त कथन नहीं है। तो आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका नए विषय को पूरा परिचित ज्ञान से जोड़ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कार्य है रुचि जागृत करने में। क्वेश्चन नंबर देखो 97 क्या है आपका? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। विचार का प्रतिपाद्य किसने किया था? देखो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होती है, वो खाता आपकी किसने? सिस्के नवोदय ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऐसे शब्दों को पकड़ लो, जैसे परिभाषा याद करनी है ना, तो मैं तो ऐसे करता हूँ, बीच के जो शब्द है इंपॉर्टेंट शब्द है उनको पकड़ता हूँ, वो मिल जाते हैं तो मैं वही करता हूँ और मेरे 90% तक सही होने के चांसेस होते हैं। बाकी तो ये नहीं कह सकते कि सभी सही हो, ऐसा हो भी नहीं सकता, सभी को परिभाषा याद नहीं होती है। इंपॉर्टेंट परिभाषा याद हो जाती है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बहुत सी परिभाषाएं शिक्षा मनोविज्ञान में। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए नियतार्थ दिए जा रहे हैं। जो शिक्षा मनोविज्ञान है अध्यापक के लिए नियतार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। उपयुक्त नियतार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो कौन सा होगा सर्वाधिक? देखो बालकों की क्रिया की विकासात्मक विशेषता को समझना, ये भी आपका उपयुक्त कथन है। बालकों की समग्र गत्यात्मकता को समझना, ये भी सर्वाधिक उपयुक्त है। और शिक्षण को प्रभावी विधियों को समझना, ये भी आपका उपयुक्त कथन है। तो तीनों उपयुक्त कथन है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में की ओर बढ़ते है कहलाती है। कौन सी कहलाती है अवस्था? वो व्यवस्था अवस्था, उत्तरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शिशावस्था? तो 99 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था कहलाती है। एडोलेसेंस शब्द किसके लिए उपयोग किया है? एडोलेस शब्द है वो किशोरावस्था के लिए उपयुक्त किया गया है। और इसका ये पूछा जाता है कौन सी लैटिन शब्द से बना है ये क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपका संसद विभाग का एग्जाम था ग्रुप ए का, उसका अंतिम क्वेश्चन है आपका। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के उद्यमता बनामहीनता विकास के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संबंधित है? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व प्रौढ़ावस्था? तो सौम्य आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यावस्था। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत है, उसमें उद्यमता बनामहीनता विकास के निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संबंधित है? आपकी उत्तर बाल्यावस्था संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरिक्सन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी अवस्था याद कर लेना, ब्रिजेश का याद कर लेना। बाकी अधिगम तो आपको सिद्धांत तो आपको वैसे भी पता है याद करने। व्यक्तित्व में आपकी जो टीएटी परीक्षण, सीएटी परीक्षण, उनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं आपके बार बार। ये क्वेश्चन साइकोलॉजी फैक्ट क्वेश्चन है जो रिपीट आती है, बाकी समझ के आधार पर क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको थ्योरी पड़ी हुई है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रुप ए का पेपर एनालिसिस हमने कंप्लीट किया। आई होप मैं जहाँ तक बता दूँ आपको कि पेपर एनालिसिस मैंने अच्छा किया होगा, बाकी मेरी ओर से तो। बाकी आप अच्छे से और कंटेंट को जोड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी परिपूर्ण हो, ये कभी हो भी नहीं सकता कि सभी परिपूर्ण है। जहाँ तक मेरी तैयारी थी वहाँ तक मैंने अच्छा करने का प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, क्लास को शेयर करोगे तो सभी को फ़ायदा मिलेगा, वरना आप तो ज़रूर देखना, आपको तो होना ही चाहिए।
साथ ही हम जो कलाम का जो सेकंड ग्रेड सामान्य विभाग की आप वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो और कलाम का मैटर चाहिए, तो उसके लिए हमने कलाम शशांक राम से ग्रुप बनाया है, जिसका लिंक ऊपर आधार 3 में दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में यदि क्लास टेस्ट PDF आपको चाहिए तो क्लास टेस्ट PDF अपने पेपर एनालिसिस पॉइंट पर मिल जाएगी आपको, जो कलाम की क्लास टेस्ट PDF हुई थी। और 15 जनवरी तक शायद कलाम की रीट के वजह से आगे भी हो सकती है 10-15 दिन, लेकिन 15 जनवरी से सेकंड ग्रेड सामान्य विभाग की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो अच्छी बात है, ऑफलाइन जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, किसी भी कोचिंग की हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।